हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी समूह का हिंदी सीरीज का लेक्चर नंबर 13 मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जिसने बाकी के 12 लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, पहले इन 12 लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, उसी के बाद इस लेक्चर नंबर 13 को कंटिन्यू करिए। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर नंबर 13 में हम जानेंगे बहुब्रीहि समाज को और द्वंद्व समाज को। इसके अलावा बाकी समाज हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा ये समाज का टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल हम इसका जो है लाइव टेस्ट लेंगे। तो दोस्तों, जितने भी अभी तक आपके डाउट्स हैं और जो मैंने कमेंट्स में आपके डाउट देखे हैं, वो सारे डाउट्स आपके इस लेक्चर में जो है क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि इस लेक्चर में मैं जो भी समाज है, हर एक समाज को दूसरे समाज से अंतर करके आपको बताने वाला हूँ विद एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समाज जो है आपस में सेम सेम लगते हैं, तो उनमें क्या अंतर है वो अंतर भी मैं आपको इस लेक्चर में अच्छे से समझाने वाला हूँ। बहुब्रीहि समाज और द्विगु समाज में क्या अंतर है वो अंतर भी आपको यहाँ पे विद एग्जाम्पल के साथ में बताने वाला हूँ। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें। जितने भी डाउट्स अभी तक आपके मन में चल रहे हैं इस समाज को लेके, वो सारे डाउट्स जो आपके इस लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बहुब्रीहि समाज को। ठीक है, बहुब्रीहि समाज को समझते हैं। बहुब्रीहि समाज की जो डेफिनेशन आपकी बुक में है कुछ इस तरीके से है, जहाँ दोनों पद गौण होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, और जहाँ कोई भी पद जो है प्रधान ना हो, बहुब्रीहि समास होता है। सिंपल शब्दों में अगर हम इसको समझें तो आपको क्या याद रखना है, पहली चीज़ कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि इसमें जो है दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि ये विशेष तौर पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जो ये शब्द होगा सिर्फ विशेष तौर पर ही उसका प्रयोग किया जाएगा, रोज़मर्रा में आप उस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। पीताम्बर, पीताम्बर दो शब्दों से मिलकर बना है, पीत और अंबर। पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो पीले वस्त्र हो जाएगा। तो पीले वस्त्र धारण कौन करता है, आप करते हैं या मैं करते हैं, हमारी बात नहीं, किसकी, एक श्री कृष्ण जी की बात हो रही है। पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण जी की बात यहाँ पे हो रही है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से समझ सकते हैं कि पीताम्बर शब्द का जो प्रयोग किया गया है, पीत और अंबर, पीले वस्त्र, इन दोनों शब्द से मिलकर क्या बन रहा है, पीताम्बर, जो कि एक तीसरे शब्द की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि श्री कृष्ण जी की बात यहाँ पे हो रही है। क्लियर हुआ आपको। तो ये हमारा जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 10 आनन। क्या लिखा, 10 आनन। तो 10 आनन से आप क्या समझते हैं, 10 का मतलब 10 और आनन का मतलब क्या होता है, सिर। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, 10 आनन। तो अब आपको बोला जाए कि 10 आनन में कौन सा समास है, तो आप समझ जाएंगे 10 सिर। 10 सिर किसके हैं, तो बात किसकी हो रही है यहाँ पे, रावण की बात हो रही है, रावण जी की बात हो रही है। तो आप समझ जाएंगे दशानन एक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, और ये दोनों शब्द मिलकर जो है तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहे हैं, किसकी तरफ, रावण जी की तरफ। तो आप समझ जाएंगे बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा लंबोदर। तो लंबा है उधर जिसका, किसकी बात हो रही है इसमें, लंबोदर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या आप इसको रोजमर्रा में यूज करते हो, नहीं, ये स्पेसिफिक यूज किया गया है, एक जो है विशेष तौर पर हम इसको प्रयुक्त करते हैं, जो कि श्री गणेश जी के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो लंबोदर जो है यहाँ पे प्रयुक्त किया गणेश जी। तो आप समझ सकते हैं ये डायरेक्ट जो है किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने लिखा गिरिधर, गिरिधर। ठीक है, क्या लिखा, गिरिधर। तो आप समझ सकते हैं गिरिधर किसकी बात हो रही है, जिन्होंने एक उंगली पर क्या उठाया, पूरे पर्वत को उठाया था। क्या नाम है उनका, श्री कृष्ण जी की बात हो रही है, गिरिधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। समझ रहे हो। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं जिसमें जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए, इससे आप इसमें जो है दो समास होते हैं। देखो, पीताम्बर, क्या लिखा मैंने, पीताम्बर। पीताम्बर को अगर हमने इस तरीके से इसका जो है विग्रह किया, क्या है, पीत के समान वस्त्र, पीत के समान वस्त्र,
आप इसको ऐसे बोलो या आप ऐसे बोलेंगे, पीले है जो वस्त्र। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे इसका बनाते हैं पीताम्बर को, पीले है जो वस्त्र, तो आपका क्या समास हो जाएगा? तब आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। हमने पढ़ा था, देखो जब हम किसी की विशेषता बता रही, इस वस्त्र की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, ये वस्त्र कैसे हैं? पीले हैं ये, तो पीले है जो वस्त्र। ठीक है, इस वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, ये वस्त्र कैसे हैं? पीले हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। मैंने बताया था अच्छे से, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से बोलें कि पीले वस्त्र धारण करने वाला, पीत वस्त्र धारण करने वाला या पीले वस्त्र धारण करने वाला पीताम्बर, तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? पीले वस्त्र धारण करने वाला मतलब किसी स्पेसिफिक की बात हो रही है, किसी विशेष तौर पर प्रयोग किया जा रहा है किसी विशेष के लिए, तो पीले वस्त्र धारण करने वाला कौन है? तो आपके दिमाग में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? श्री विष्णु जी की बात हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब आपको डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए, अब आप बोलें सर इसमें तो आपने कर्मधारय भी बता दिया और बहुब्रीहि भी हो गया, पेपर में आएगा तो हम क्या करेंगे? तो अगर आपके पेपर में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आए कि पीताम्बर में कौन सा समास है, सिंपल, तो आपका आंसर होना चाहिए बहुब्रीहि समास। क्या होना चाहिए? बहुब्रीहि समास। बट अगर आपके सामने ऐसे भी दे देते हैं पेपर में पीताम्बर और आगे ब्रैकेट में लिख देंगे पीले है जो वस्त्र, वो तब आपको बोलेंगे इसमें कौन सा समास है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए पीले है जो वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बताई गई है, पीले हैं, तो आप समझ जाएंगे कर्म। ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। और अगर आपके सामने ऐसा दे दिया पीताम्बर और आगे ब्रैकेट में दे दिए पीले वस्त्र धारण करने वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? बहुब्रीहि समास। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से अब आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है, तो आप बोलेंगे क्या पंचवटी को आप रोजमर्रा में यूज करते हैं? नहीं। पंचवटी से आपको क्या लगता है? ये स्पेशल एक वन की बात हो रही, कौन से? एक स्पेसिफिक वन की बात हो रही है, जिस वन में कौन? सीता माता ठहरी थी। ठीक है, सीता माता ठहरी थी, ये उस पंचवटी की बात हो रही है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एक स्पेसिफिक बात हो रही है, विशेष तौर पर इसको प्रयुक्त किया जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बट अगर आपको इस तरीके से इसको बनाते हैं कि पांच वटों का समूह, पांच वटों का समूह, तो तब आपका यहाँ पे देखेंगे इसमें संख्या आ रही शुरू में, तो तब आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। क्या हो जाएगा फिर? द्विगु समास हो जाएगा। अब सेम चीज़ जो है यहाँ पे हमें जो है पहली प्रेफरेंस किसको देनी है? सिंपल अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि पंचवटी में कौन सा समास है, और तब आपका आंसर जो आएगा, तो अब आपका आएगा बहुब्रीहि समास, आपका सही आंसर होना चाहिए। बट अगर आपको इस तरीके से दे दिया कि पंचवटी आगे ब्रैकेट में दे दिया पांच वटों का समूह, तब आपका आंसर आ जाएगा द्विगु समास। क्लियरिटी आ रही है? ठीक है, तो अब आपको जो है कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, आपको समझ के चलना है। ठीक है, समझ के चलोगे तो याद भी रहेगा और गलती भी नहीं होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं कुछ कंपैरिजन। ठीक है, पहले कंपैरिजन हम करते हैं बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर क्या है। ठीक है, जो बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास है, इन दोनों में लगभग सेम टू सेम आपको लग रहे होंगे, तो इनमें अब जो अंतर क्या है वो देखते हैं। बहुब्रीहि समास, समास के कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुब्रीहि समास दोनों में समान रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के अंतर जानने के लिए हम विग्रह को समझना होगा। तो जब आपको लगता है कि यार ये ऐसे इसमें भी लग रहा है बहुब्रीहि भी हो सकता है कर्मधारय, तब हम उसका क्या करेंगे? हम उसका विग्रह करेंगे। तो विग्रह करके आपको यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि नीलकंठ, बोल दिया जाएगा कि नीलकंठ में कौन सा समास है, और आपके ऑप्शन में दोनों आ गए, क्या? कर्मधारय भी आ गया और बहुब्रीहि भी आ गया। तब आपने क्या करना है? आपने इसका विग्रह करना है। अगर विग्रह ऐसा होगा कि नीला है जो कंठ, तो जब ये कंठ नीला है जो कंठ, तो कंठ की विशेषता बताई गई, कंठ कैसा है? नीला है। ये तो कंठ की विशेषता बताई जा रही है, नीला है ये कंठ, तब आपका कर्मधारय हो जाएगा। बट अगर ये बोला जाए कि नीला है कंठ जिसका, तब आप समझ जाएंगे ये किसकी बात हो रही है? शिव की बात हो रही है, शिव भगवान की बात हो रही है, तब आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ? कर्मधारय और बहुब्रीहि में क्या अंतर है? अगर हम किसी विशेषता बता रहे हैं किसी की, नीला, नीलकंठ, मतलब कंठ की विशेषता हो रही, कैसा है ये कंठ? नीला है, तब हमारा कर्मधारय हो जाएगा। बट ऐसा बोला जाए नीला कंठ है जिसका, तो किसकी बात हो रही है? शिव भगवान की, तब हमारा बहुब्रीहि राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ है? ठीक है,
अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ बहुब्रीहि समास और द्विगु। ये द्विगु द्विगु लिखा है, ठीक है, ये रहा, ऐसा ये द्विगु समास में अंतर। बहुब्रीहि और द्विगु समास में क्या अंतर है, देखो इसमें भी गलतियाँ होती है। बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर ये है कि जो द्विगु है, द्विगु समास का जो पहला पद संख्यावाचक होता है, ये हमने अच्छे से समझा है, जिसमें संख्या पहली आती है और विशेषण होता है, ठीक है, और दूसरा पद उसका जो विशेष्य होता है। मतलब बहुब्रीहि समास में पूरा जो है समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। कुछ ऐसे उदाहरण भी है, सीधे हम एग्जाम्पल से, आप इन राम कहानी में मत जाइए, ठीक है। सीधी बात यह है कि बहुब्रीहि समास क्या होता है, जो अभी हमने समझा, और द्विगु समास क्या होता है, जिसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होती है। ठीक है, अब जैसे चतुर्भुज यहाँ पे आ गया, क्या है, चतुर्भुज। तो अब अगर आप चतुर्भुज को इस तरीके से लिखेंगे, चार भुजाओं का समूह, तो आपका चार आ रहा है शुरू में, तो आप सीधे सीधे द्विगु आंसर लगा देंगे। ठीक है, बट अब इसको हम इस तरीके से भी तो कर सकते हैं, चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु भगवान की चार भुजाएं हैं, चार हाथ हैं उनके, तो तब ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब अगर डायरेक्ट ऐसा बोल दिया जाए कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं ऐसी कंडीशन में। तो आपको क्या देंगे, जब वो चतुर्भुज देंगे तो आपको ब्रेकेट में जरूर देंगे, क्या देंगे, चार भुजाओं का समूह, तब आपको बताना उसमें क्या है। तो आप समझ सकते हैं चार भुजाओं का समूह मतलब चार इसमें आ रहा संख्या, तो आपका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। बट अगर ये बोल दिया चतुर्भुज और ब्रैकेट में लिख दिया चार भुजाएं हैं जिसकी, तब आप समझ सकते हैं ये तो चार भुजाएं किसकी है, तो श्री कृष्ण, वो सॉरी विष्णु जी की बात कर रहे हैं, विष्णु भगवान जी की। तो आप समझ जाएंगे किसी थर्ड की तरफ इशारा हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अब मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट रह गया होगा, द्विगु समास आपको क्लियर हो गया, बहुब्रीहि समास आपको क्लियर हो गया, और कर्मधारय समास आपको क्लियर हो गया होगा। और तत्पुरुष को तो हमने बहुत डिटेल से समझा है, और अव्ययी भाव हमने सबसे पहले समझा था, क्लियर हो गया। अब आपका जो बचता है वो बचता है लास्ट, द्वंद्व समास। क्या बचता है, द्वंद्व समास, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ठीक है, द्वंद्व ऐसे भी लिखते हैं, और ये जो टाइपिंग में लिखा नहीं जा रहा था तो आप समझ जाइए, ठीक है, कैसे लिखते हैं, द्वंद्व समास। ठीक है, अब ये लास्ट समास बचता है, इसमें क्या है देखो, द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद समान हो तथा समास करने पर और अथवा का लोप होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप लोग क्या करना है, देखो जो मैं बोल रहा हूँ आपको याद रखना है, नोट्स पे इनको भी लिखें। द्वंद्व समास की अगर हम बात करें तो आपको पहली चीज़ क्या याद रखनी है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास में। ठीक है, किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, पहली चीज़ आपने क्या याद रखी, द्वंद्व समास में दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अधिकतर दोनों पद जो है परस्पर विलोम होते हैं। क्या होते हैं, अधिकतर बोल रहा हूँ मैं, हमेशा नहीं, मतलब एक दूसरे क्या होते हैं, विलोम होते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल रात दिन, तो ये रात का विलोम क्या होता है, दिन होता है, तो इसमें क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, दो चीज़। तीसरी चीज़, कभी कभी दोनों पद संपूर्ण पदार्थ का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं, संपूर्ण पदार्थ का बोध कराते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि लून तेल, क्या बोला मैंने, नून तेल, ऐसा लिख दिया मैंने, क्या, नून तेल। तो इसमें कौन सा समास है, तो आप बोलेंगे नून तेल, तो आप समझ जाएंगे मतलब लून और तेल की बात हो रही है। ठीक है, तो आप नहीं बोलते कि मेरे मेरे घर पे तो लून तेल भी नहीं रह रखा, मतलब नून तेल के साथ साथ जो है संपूर्ण पदार्थ की जानकारी दे रहे हैं। मतलब लून तेल नहीं है, आटा चावल भी नहीं है भाई घर पे, समझ रहे हो, तभी तो आप इसका यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या याद रखना है, ये जो है कभी कभी दोनों पद जो है संपूर्ण पदार्थ का भी बोध कराते हैं। जो दोनों पद हैं, नून और तेल मैंने बताया, तो ये क्या कर रहे हैं, संपूर्ण पदार्थ का भी ज्ञान करा रहे हैं। मतलब घर पे नून तेल ही नहीं है, बल्कि आटा बाटा भी नहीं है, समझ रहे हो। तो ये आपका जो हो जाएगा यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। तीन चीज। चौथा जो आपको याद रखना है, कभी कभी दोनों में से एक ही विकल्प के तौर पर चुना जाता है। मतलब दोनों को, मतलब एक ही आपको समझना है। एग्जाम्पल से समझते देखो पहले, जैसे, और एक और चीज़, इसमें इनके बीच में ना ये वाला चिन्ह भी आपको देखने को मिलेगा, डैश आपको बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, तो सीधा सीधा आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है, और हो गया, अथवा हो गया, या इन तीनों का लोप होता है। ठीक है, देखो पहला क्या आया, दाल भात, दाल भात, तो आप इसको कैसे लिखेंगे,
दाल और भात, तो और इसमें लोप हो रहा है तो दाल भात, ठीक है। तो दाल इसमें पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया भात, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ऐसे जब कोई आता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। रात दिन, ये है विलोम आपस में, तो रात और दिन बोलेंगे आप इसको, रात और दिन, तो और का यहाँ पे लोप हो रहा है तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। क्लियर हो रहा आपको। चलो एक दो और एग्जांपल, ब्लैंक पेज पे जाता हूँ, ठीक है। मैंने बोला जलवायु, तो जलवायु मैंने ऐसे लिखा, तो आप समझ सकते हैं क्या है, जल और वायु, ठीक है। तो इसमें बीच में क्या आ रहा, और आ रहा है, और का लोप हो रहा है, तो समझ सकते हैं जलवायु, ठीक है। दाल रोटी, दाल रोटी, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, दाल और रोटी, ठीक है। तो और इसमें क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है। पाप और पुण्य, देखो पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो ये एक दूसरे के जो है विलोम है, ठीक है। तो आप इसको भी समझ सकते हैं, इसको आप कैसे लिखेंगे, पाप या पुण्य, दोनों में से एक ही, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, पाप या पुण्य, तो ये आप या यहाँ पे जो है इसका लोप हो रहा है, तो समझ सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, इनके बीच में जो है ना ये चिन्ह आएगा, ये डैश वाला जो चिन्ह है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, समझ रहे हो। तो ये बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं इसको। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको जो है समाज में कोई भी मतलब डाउट रहने वाला है, ठीक है। सारे समाज को हमने डिटेल से समझ लिया। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, दूसरी बार देखेंगे तो आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो सारे समाज को हमने समझ लिया है, एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले हमने अवयवी भाव समास को समझा था, ठीक है। पहला समास होता है अवयवी भाव समास, दूसरा जो होता है हमारा तत्पुरुष समास होता है, ठीक है, तत्पुरुष समास। तीसरा होता है हमारा कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय। और चौथा जो होता है हमारा वो होता है द्विगु समास। और पांचवा जो होता है वो है हमारा द्वंद्व। और लास्ट जो मैंने बताया बहुव्री। तो ये हमारे 6 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये 6 हो गए। अब आप मुझे बताओ इसमें कौन सा है जो अवयवी भाव समास था, मुझे बताएंगे आप लोग कि अवयवी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है या दूसरा। तो आपको पता है इसमें प्रथम पद प्रधान होता था। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु, इन तीनों में दूसरा पद प्रधान होता था, ठीक है। क्या होता था इनमें, द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता था। द्वंद्व समास में क्या बोला हमने, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में हमने दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्री में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ये सब हमने समझा है, ठीक है। बाकी जो है तत्पुरुष समास के हमने 6 भेद पढ़े हैं, जिसमें हमने कारक को समझा था। कर्मधारय समास को मैंने बताया जिसमें विशेषण वगैरह हमने समझे थे। द्विगु समास में नंबर संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास में बीच में डैश का चिन्ह आता है, ठीक है, और एक दूसरे के विलोम भी होते हैं और दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। बहुब्री समास तीसरे की ओर संकेत करता है और इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे लगभग समास जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कुछ भी अगर आपके डाउट्स हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो हमारा ये कल हम इसका जो है लाइव टेस्ट लेंगे, जितने भी डाउट्स हैं आपके वो आपकी जब एग्जाम्पल में वो क्वेश्चन लेके आऊँगा ना, तो उन क्वेश्चन को मैं वहाँ पे एक्सप्लेन भी आपको साथ साथ में करूँगा। तो आपके जो डाउट्स हैं ना वहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ ख़त्म होते चले जाएंगे। तो कल का जो है लाइव क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप जो है ये समास टॉपिक को रिवाइज करें तब तक के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।